Hello everyone, welcome to ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक कास्टिंग प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने अब तक कास्टिंग प्रोसेस से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर कर दिया और उसी सीरीज़ में हम लोगों ने आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरुआत करने की डिस्कशन की है। तो आज हम लोग स्टूडेंट लेक्चर नंबर 54 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग अपने कास्टिंग प्रोसेस से रिलेटेड देखिए एक पार्ट का ऑब्जेक्टिव हमने इसके पहले करा दिया है। अब ये सेकेंड पार्ट ऑब्जेक्टिव हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सैंड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कराए थे, मोल्ड से रिलेटेड, मोल्ड कैविटी से रिलेटेड और मोल्ड मटेरियल से रिलेटेड। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोर के बारे में भी कुछ कराया था। तो चलिए आज हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव सेशन में इसके सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो हमारा कास्टिंग प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। तो जैसा कि देखिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को राइट डाउन किया हुआ है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर सीरियल 1 से स्टार्ट करेंगे और इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके डिफरेंट टाइप्स के बोर्ड में, बोर्ड मतलब जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं। लाइक दैट आपके एसएससी जेईई हो गया, स्टेट इंजीनियरिंग जितने भी उत्तर प्रदेश में अब तक के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हुए हों या अदर स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम हुए हों, तो उन सारे क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उस टॉपिक से रिलेटेड अब तक ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे क्वेश्चन को हम कवर कर लें। तो इससे क्या होता है कि वो जब सारे टाइप के क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि हाँ, हमने जो क्वेश्चन जो टॉपिक हमने पढ़ा उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे प्रीवियस ईयर के 18, 20 साल, 30 साल तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट आने वाले ईयर के भी क्वेश्चन हम लगभग सॉल्व कर लेंगे विथ कॉन्सेप्ट। और हम ये कोशिश करते हैं कि गेट और ईएस के भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, ईएस और गेट के उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो जेईई के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होती हैं। जैसे ईएस और गेट में कुछ क्वेश्चंस आपके डेरिवेटिव फॉर्म के होते हैं जो 2 मार्क के होते हैं, तो वो बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं, वो आपके कभी भी जेईई में नहीं आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन को हम 1 लाइन से सॉल्व कराते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जेईई के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, फिर गेट और ईएस के कर लेंगे और फिर असिस्टेंट इंजीनियर के भी सारे ऑल ओवर इंडिया के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए 1 क्वेश्चन कह रहा है, द डिफेक्ट इन कास्टिंग ड्यू टू एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट और लो सैंड परमेबिलिटी। तो आप देखिए जब सैंड की परमेबिलिटी लो होगी, इसका मतलब ये कह रहा है द डिफेक्ट इन कास्टिंग, कास्टिंग में ऐसा डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट, जो मॉइस्चर कंटेंट यानी नमी की मात्रा को बढ़ाने से जनरेट होगा, या लो सैंड परमेबिलिटी, या सैंड की परमेबिलिटी मतलब पारगम्यता कम होगी, तो उसमें जो डिफेक्ट निकल के आएगा वो कौन सा डिफेक्ट निकल कर आएगा। तो पहले देखिए हम लोगों ने देखा पहला डिफेक्ट हमारा दिया है स्वेल। स्वेल मतलब फूलना होता है, और फूलेगा कब? जब सैंड की रैमरिंग प्रॉपर नहीं होगी, मतलब सैंड की कुटाई हम प्रॉपर नहीं करेंगे तो मोल्टेन मेटल डालेंगे, मोल्टेन मेटल जाकर वो फैलेगा, वहाँ एक्सपेंशन करेंगे, सैंड को और दबा देगा, क्योंकि आपने प्रॉपर सैंड को दबाया नहीं है। तो इससे क्या होगा कि मोल्टेन मेटल जिस तरह के वर्कपीस की ज़रूरत थी उससे थोड़ा सा फूला हुआ वर्कपीस प्राप्त होगा, तो उसी को हम बोलेंगे स्वेल डिफेक्ट। स्वेल मतलब फूलना। दूसरी बात होती है ब्लो होल्स। ब्लो होल्स मतलब देखिए एक हमने एज होल्स, सरफेस होल्स बताया था, मतलब ओपन होल्स, और एक ब्लो होल्स। जब मोल्ड कैविटी में अंदर गैसेस जनरेट होकर घूमने लगें और वो गैस बाहर ना जाने पाएँ, बाहर क्यों नहीं जा पाएंगी? क्योंकि जो सैंड हमारी यूज हो रही है उसकी परमेबिलिटी लो हो गई है, तो गैस जो जनरेट होगी वो बाहर नहीं जा पाएगी। तो वो गैस घूमकर मोल्टेन मेटल के या तो अंदर इनलेट हो जाएगी या उसकी सरफेस पे। अंदर इनलेट होगी तो भी अपनी जगह बना के रखेगी, सरफेस पर इनलेट होगी तो भी अपनी जगह बना के रखेगी। इट मीन्स
अंदर भी एक होल मिलेगा गैस के वॉइड के बराबर और सरफेस पर भी। जो अंदर होल्स मिलेगा उसे हम लोग ब्लो होल्स बोलते हैं और जो सरफेस पर मिलेगा उसे हम लोग सरफेस होल बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा ड्यू टू लो परमेबिलिटी या नमी की मात्रा बढ़ाने से गैस जनरेट होगी और गैस बाहर नहीं जा पाएगी और वही गैस मेटल में ब्लो होल्स क्रिएट करेगी, जो कि एक डिफेक्टिव कास्टिंग है। और इस ब्लो होल्स को हम नग्न आँखों से नहीं चेक कर सकते, नहीं देख सकते हैं। इसको हम लोग मैग्नेटिक पार्टिकल्स या ईडी करंट से चेक कर सकते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के माध्यम से टेस्ट करते हैं। चलिए, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी होगा। ये क्वेश्चन एमपी व्यापम 2017 में आया हुआ था, है ना, काफ़ी बड़ी वैकेंसी थी ये। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये कह रहा है ए गेटिंग रेशियो इज ABC, व्हाट इज बी। ये कह रहा है गेटिंग रेशियो ABC हो तो बी हमारा क्या होगा। सिमिलर इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको पहले करा दिया है। चलिए फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, इसे रिमूव कर लिया जाए। तो अब देखिए गेटिंग रेशियो में मैंने आपको बताया था ABC, ये होता था एरिया ऑफ स्प्रू रिलेटेड एरिया ऑफ रनर रिलेटेड एरिया ऑफ गेट। और ये 2 तरीके से मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, एक प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम और एक नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। प्रेशराइज्ड में क्या होता था, देखिए नॉन प्रेशराइज्ड में ये रेशियो 1:2:3, 1:2:4, 1:4:4 ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखाई देगा। लेकिन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में ये पलट जाता था। फॉर प्रेशराइज्ड ये बनता था 3:2:1, 3 ऐसे 4:3:1, तो इस तरीके से 4:2:1 ऐसा बनता था। ये वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर होता था फॉर प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम और इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम होता था। मैंने क्लास में बहुत अच्छे से इसको समझाया है, आप पीछे के वीडियो लेक्चर्स में जाकर इसे देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, पहला वाला जो पॉइंट डिजिट आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया ऑफ स्प्रू को डिनोट करता है और मिडिल वाला जो होता है वो एरिया ऑफ रनर को डिनोट करेगा और लास्ट वाला डिजिट ऑलवेज बी डिनोटेड एरिया ऑफ गेट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में मिडिल वाले को पूछा है कि व्हाट इज बी, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रनर। मैंने इसका ट्रिक भी आपको बताया था कैसे इसे याद रखना है। तो इस तरीके से ये हो गया, एरिया ऑफ बी हमारा क्या हो जाएगा, रनर का एरिया। ऑप्शन ए था नंबर ऑफ गेट, रॉन्ग। ऑप्शन बी था रनर एरिया इज द राइट आंसर। देन ये क्वेश्चन एमपी सब इंजीनियर 2017 में आया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है द मेन एडवांटेज ऑफ सेल मोल्डिंग कास्टिंग। जैसे हम लोग पढ़े थे सैंड कास्टिंग, तो वो हमारा कुछ बड़े साइज़ या छोटे साइज़ के वर्कपीस के लिए जब सैंड का मोल्ड बनाते थे और जब हम लोग पीओपी का मोल्ड बनाते थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड बनाते थे या थर्मोसेटिंग रेजिन का मोल्ड बनाते थे, तो उस समय उसे हम लोग सेल मोल्ड कास्टिंग बोलते थे। वहाँ पर हमने बताया था सेल मोल्ड कास्टिंग किसके लिए, थिन सेक्शन के लिए यूज की जाएगी, थिन सेक्शन प्लस विथ कोर। अगर हॉलो कैविटी बनानी है तो कोर का उपयोग करेंगे और पतले सेक्शन को बनाने के लिए सेल मोल्डिंग की रिक्वायर्ड होती है। तो ये मैंने बताया था, चेक करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है
मेटेलिक पैटर्न आर यूज, मेटेलिक पैटर्न नहीं यूज करते हैं हम लोग। किसको यूज करते हैं? जिप्सम या थर्मोसेटिंग रेजिन का यूज करते हैं। दूसरी बात कर रहा है द मोल्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, तो मोल्ड हमारा स्ट्रांग नहीं होता है क्योंकि थर्मोसेटिंग रेजिन को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये बात ज़रूर है कि सैंड के मोल्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन जब स्ट्रॉन्गर की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्गर हमारे मेटेलिक मोल्ड होते हैं। सैंड और पीओपी को मोल्ड स्ट्रॉन्गर नहीं होंगे, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, ये कह रहा है थिन सेक्शन, तो इट इज़ राइट आंसर। थिन सेक्शन प्रोड्यूस, क्योंकि हमने इसमें थिन सेक्शन और विथ कोर यूज किया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2017 के ऑनलाइन एग्ज़ाम में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कास्टिंग डिफेक्ट, निम्न में से कौन सा कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है? निम्न में से कौन सा कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है? चेक करते हैं। देखिए, मैंने आपको हॉट टीयर भी कास्टिंग डिफेक्ट में पढ़ाया है, ब्लो होल्स भी कास्टिंग डिफेक्ट में पढ़ाया है, स्कैब भी कास्टिंग के एक डिफेक्ट को मैंने पढ़ाया है। डीकार्बोराइजेशन ये कास्टिंग का डिफेक्ट नहीं है, ये मटेरियल साइंस की बात करने लगा। डीकार्बोराइजेशन है ना, तो इस तरीके से ये हमारा कास्टिंग का डिफेक्ट नहीं है। आंसर आपका यही सही होगा। करेक्ट आंसर इज डी। एसएससी जेईई 2017 ये भी ऑनलाइन एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मेथड इज। अब यहाँ पे देखिए, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मेथड इज यूज्ड टू, मैंने आपको बताया है 2 तरीके का हम लोग प्रेशर डाई कास्टिंग यूज करते हैं। चलिए इसे रिमूव करके फिर से डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने आपको जो डील किया है लेक्चर में वो मैंने बताया है कि जब हम लोग डाई कास्टिंग का उपयोग करते हैं, डाई कास्टिंग, तो ये 2 तरीके से उपयोग करते हैं। पहला ग्रेविटी डाई कास्टिंग और सेकेंड प्रेशर डाई कास्टिंग। फर्दर प्रेशर डाई कास्टिंग को हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाइड किए थे, हॉट चैम्बर एंड कोल्ड चैम्बर। हॉट चैम्बर में लो मेल्टिंग एलॉय को हम लोग कास्ट कर रहे थे और कोल्ड चैम्बर में हाई मेल्टिंग एलॉय को। हॉट चैम्बर में लेड, टिन और जिंक एंड उसके एलॉय को करते थे और कोल्ड चैम्बर में ब्रास, ब्रॉन्ज को करते थे। तो चेक करते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मेथड इज यूज्ड टू, कह रहा है ब्रास, तो ब्रास के लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। बोथ ब्रास एंड एल्यूमिनियम नहीं करते हैं, एल्यूमिनियम नहीं करते हैं। हम लोग क्या करेंगे? एलॉय ऑफ लेड, टिन एंड जिंक। तो द राइट आंसर इज डी। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2017 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्नामेंट्स आर कास्टेड बाई। तो सबसे पहले जहां ऑर्नामेंट की बात आए वहां पहले आपको इन्वेस्टमेंट कास्टिंग याद आनी चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं याद आ रही है तो मतलब आपने कास्टिंग सही से नहीं पढ़ा है। तो इस तरीके से ऑर्नामेंट्स के लिए आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। जब इन्वेस्टमेंट कास्टिंग नहीं होती है तब हम लोग स्लश कास्टिंग भी बताए थे। इसके लिए दूसरा हम लोग जब इन्वेस्टमेंट से नहीं करेंगे तो स्लश कास्टिंग से भी हम लोग ऑर्नामेंट बनाते हैं। तो यहाँ ऑर्नामेंट्स आर
कास्टेड बाय ऑर्नामेंट मतलब गहने जो सुनार वगैरह के यहाँ बनाए जाते हैं। कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग गलत, स्लश कास्टिंग इज द राइट आंसर। डाई कास्टिंग भी नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग भी नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग से एक लॉन्ग डायमीटर की पाइप बनाई जाती है, मतलब एक सर्कुलर पाइप जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो उसे हम लोग बनाते हैं। और डाई कास्टिंग से हम लोग क्या बनाते हैं, जैसे प्रेशर डाई कास्टिंग, ये हॉट चैम्बर कोल्ड चैम्बर। देन हम लोग सेंट्रीफ्यूगल से क्या बनाते हैं, बहुत बड़े डायमीटर के हॉलो पाइप को बनाते हैं, जैसे कास्ट आयरन के पाइप हो गए, गन बैरल्स हो गए, तो ये सब प्रोड्यूस करते हैं। ये क्वेश्चन भी SSC JEE 2017 में आया था। आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है हॉट टीयर्स रिफर्स टू। हॉट टीयर्स आपका क्या है, तो चेक करते हैं क्या है। पहला कह रहा है कास्टिंग डिफेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट, आपको मैंने हॉट टीयर कास्टिंग डिफेक्ट में ही पढ़ाया है। तो हॉट टीयर इज ए कास्टिंग डिफेक्ट। ये बी ऑप्शन कर रहा है प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेशन, रॉन्ग। प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, रॉन्ग। वेदरिंग ऑफ नॉन फेरस, रॉन्ग। तो इस तरीके से ये भी SSC JEE 2017 में आया हुआ है। तो हॉट टीयर इज ए कास्टिंग डिफेक्ट स्टूडेंट, याद रख करिए, है ना। कई सारे कास्टिंग डिफेक्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डील किया था। अब देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग यूज पैटर्न मेड ऑफ। जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के पैटर्न की बात आ जाए तो तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के लिए हम लोगों ने पहले प्रेफर करेंगे वैक्स पैटर्न को। हम लोग वैक्स पैटर्न को प्रेफर करेंगे और ऐसा हम लोग वैक्स पैटर्न बनाएंगे इस तरीके का। देन इसे हम लोग सिलिका स्लरी में डिप करा देंगे। तो सिलिका स्लरी इसके ऊपर क्या हो जाएगी, कोटिंग कर लेगी इस तरीके से चारों तरफ ऐसे इसके। ऊपर ऐसे ओपन कर देंगे, ऊपर नहीं करेंगे, नीचे तक कर देंगे। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, अगर कोटिंग को और मोटा लेयर बनाना हो, थिक लेयर बनानी हो, तो एक बार कोटिंग सूखने के बाद फिर इस कंटेनर में से हम डिप कर देंगे। बार बार डिप करेंगे तो कोटिंग की लेयर इसकी बढ़ती जाएगी। देन जब हमें रिक्वायर्ड थिकनेस मिल जाएगी फिर इसे हम बाहर ले आएंगे और इस तरीके से फर्नेस होती है। एक फर्नेस यहाँ होगी, एक फर्नेस यहाँ होगी। इन दोनों फर्नेस के बीच में इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले आकर ऐसे रख देंगे। रखने के बाद यहाँ से हीट प्रोड्यूस कराएंगे। तो ये क्या होगा, ये जो फर्नेस के अंदर का वैक्स है, ये वैक्स है ये वाला, ये वैक्स हमारा मेल्ट हो जाएगा। फिर मेल्ट जब हो जाएगा तो इसे हम लोग पलट देंगे। जब पलट देंगे तो ये सिरा नीचे आ जाएगा। देन सारी वैक्स निकलकर इसमें चली जाएगी। फिर इस कैविटी के अंदर मोल्टेन मेटल भर देंगे तो वैक्स की जगह मोल्टेन मेटल फिल हो जाएगा। ऐसे हम कास्टिंग को इन्वेस्टमेंट कास्टिंग कहते हैं। इसमें हम लोग पैटर्न मोस्टली किसका बनाते हैं, वैक्स का बनाते हैं। प्लास्टिक का भी यूज़ करते हैं लेकिन रेदर केस में मैक्सिमम वैक्स का यूज़ करेंगे। तो इसमें देखिए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग यूज पैटर्न मेड ऑफ, पहला दिया है प्लास्टिक, दूसरा दिया है मेटल, तीसरा दिया है वुड, चौथा दिया है वैक्स। जब वैक्स ना दिया हो तो स्टूडेंट आप प्लास्टिक में ज़रूर टिक करिएगा, है ना, इस तरीके से। अब बात करेंगे, ये क्वेश्चन DMRC JEE 2017 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है मेटेलिक सपोर्ट केप्ट इनसाइड द मोल्ड कैविटी टू सपोर्ट द कोर आर नेम्ड। अब देखिए
जो हम इनसाइड कैविटी बनाते हैं, देखिए इनकी बातों को आप पकड़िएगा। मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था कि ये क्वेश्चंस में आपको बातों से हेर फेर करके पूछेंगे। जैसे सपोज करिए कि ये मोल्ड कैविटी हो जाए और इसके चारों तरफ ये सैंड हम लोग भर दें, इस तरीके से सैंड की फिलिंग कर दें। अब यहाँ पर अगर मोल्टेन मेटल डालेंगे तो एक सॉलिड कैविटी का ऑब्जेक्ट तैयार होगा, लेकिन उसमें अगर हमें उस ऑब्जेक्ट में बीच में होल चाहिए होगा तो उस जगह पे हम एक कोर का उपयोग करते हैं, चाहे वो मेटेलिक कोर हो चाहे वो सैंड की कोर हो, हम लोग ऐसी कोर लगाएंगे। अब ये सॉलिड कोर जो है, जब मोल्टेन मेटल आएगा इसके चारों तरफ भरेगा तो कोर अपनी जगह घेरे रहेगी। फिर हम सॉलिडिफिकेशन के बाद कोर को निकाल लेंगे तो जितनी जगह कोर हमारी घेरे हुए है उतना हमारा होल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कोर यहाँ पे टिक पाएगी, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स से वो नीचे आ जाएगी। तो उस समय हम यहाँ पर कोर को या तो ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड करा देंगे। जब एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं तो उसे हम लोग देखिए चैपलेट कहते हैं। ऐसे देखिएगा, हम लोग कोर, प्रिंट एंड चैपलेट का यूज करते हैं इस कोर को सपोर्ट करने के लिए। अब अगर इस तरीके से वर्टिकल हमारा ये जो सपोर्ट कर रहा है, एक्सटर्नल जो सपोर्ट होता है वो भी मेटेलिक का बनाया जाता है, उसे चैपलेट बोलते हैं। लेकिन अगर इस चैपलेट को ना लगाएं, ऐसे देखिए हम क्या करें, कोर की लंबाई थोड़ी सी बढ़ा दें और इसी में एक स्लॉट काट दें। इस मोल्ड कैविटी में ही एक स्लॉट काट दें, ऐसा इसको ऐसा बना दें। मोल्ड कैविटी हमारी इस तरीके की बन जाए। अब क्या होगा, ये जो कोर हमारी आई इन दोनों के अंदर फिट हो गई, ना कोर ऊपर जा पाएगी ना नीचे आ पाएगी, प्रॉपर तरीके से फिट हो गई। तो हमने क्या किया, जब ऐसी कैविटी बनाई इस मोल्ड में तो उसे हम लोग बोलेंगे कोर प्रिंट। अब सवाल देखते हैं कि एक्सटर्नल सपोर्ट की बात कर रहा है कि मोल्ड कैविटी की बात कर रहा है। तो देखिए सवाल कह रहा है मेटेलिक सपोर्ट केप्ट इनसाइड द मोल्ड कैविटी टू सपोर्ट द कोर आर नेम्ड। अब यहाँ देखिए ऑप्शन सपोर्ट करिए, चैपलेट तो दिया है, जैमर नहीं होगा, ग्रिपर नहीं होगा, गटर नहीं होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चैपलेट। तो इस तरीके से चैपलेट हमारा मोल्ड कैविटी के अंदर इसे सपोर्ट कर रहा है। इस कैविटी में हमने नहीं लगाया हुआ है। ये भी आपका DMRC जे 2017 में आया हुआ था। आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोल्ड्स मेड ऑफ मेटल दैट मेंटेन देयर स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर आर। जब हम किसी मोल्ड को, ये जो हम लोग मोल्ड बना रहे थे, ये इस मोल्ड को अगर हम लोग मेटल का बना दें तो इसमें सैंड भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर ये सॉलिड बनेगा। अब इसमें हम बार बार मोल्टेन मेटल ऐसे पोर करेंगे, निकाल लेंगे, पोर करेंगे, फिर निकाल लेंगे, तो इसे हम लोग मेटेलिक कोर बोलेंगे, सॉरी मेटेलिक आपका मोल्ड बोलेंगे। तो ये हो गया मोल्ड्स आर मेड ऑफ मेटल्स दैट मेंटेन स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, हाई टेम्परेचर पे ये अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है। तो ऐसा कौन सा होगा, देखें एक्सपेंडेबल मोल्ड कहलाएगा, नहीं, एक्सपेंडेबल मोल्ड तो फैल जाएगा, टूट जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं सैंड मोल्ड। दूसरा है परमानेंट मोल्ड। तो ये हमारा जब मेटल का मोल्ड बनता है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो इसे परमानेंट मोल्ड बोलते हैं। इसका उपयोग कई बार हम लोग करते हैं कास्टिंग में, मल्टीपल टाइम यूज्ड इन कास्टिंग। ये क्वेश्चन ये भी आया है आपका DMRC में ही आया है, नोट डाउन नहीं है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड का ही है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11
11 कह रहा है इन सैंड कास्टिंग, जब हम सैंड की कास्टिंग करते हैं मतलब सैंड का मोल्ड बनाएंगे तो ऐसे देखिए, हम यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ऐसे यहाँ पे पहले ये तैयार करेंगे, यहाँ से मोल्टन मेटल आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा मोल्टन मेटल, ऐसे जाएगा, यहाँ पे आपका स्किन बॉम्ब होगा, ऐसे मोल्ड कैविटी में इंटर करेगा, यहाँ राइजर लगेगा, इस तरीके की कास्टिंग होगी। अब इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, सैंड फिलअप कर देते हैं। ये पूरा सैंड का स्ट्रक्चर बना होता है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये राइजर बाहर रहता है, अगर अंदर राइजर रहेगा तो उसे हम लोग ब्लाइंड राइजर बोलते हैं, मैंने बताया है। कह रहा है इन सैंड कास्टिंग फ्लूडिटी ऑफ मोल्टेन मेटल इंक्रीज विथ, तो यहाँ से जो मोल्टेन मेटल हम लोग डालेंगे ये अगर हाई फ्लूडिटी होगी तो यहाँ तक आसानी से रीच कर जाएगा और इसे पूरा फिल करेगा। अगर फ्लूडिटी कम होगी तो वहाँ तक रीच नहीं कर पाएगा। तो अब इसमें पूछ रहा है कि अगर उसकी फ्लूडिटी इंक्रीज कर दी जाए तो क्या होगा, मतलब इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इंक्रीज इन डिग्री ऑफ सुपरहीट, मैंने इसके कंपैरिजन में आपको बताया था कि किसी भी मोल्टन मेटल की फ्लूडिटी को इंक्रीज करने के लिए उसके डिग्री ऑफ सुपरहीट को इंक्रीज करेंगे, उसकी विस्कोसिटी को डिक्रीज करेंगे, उसकी डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो इस तरीके से एक हमारा हाई फ्लूडिटी मोल्टन मेटल अचीव होगा। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज डिग्री ऑफ सुपरहीट। देखिए ऑप्शन बी कह रहा है डिक्रीज इन पोरिंग रेट, अगर पोरिंग रेट घटाएंगे तो कहाँ वो पोर हो पाएगा ज़्यादा देर तक, पोरिंग रेट हमें इंक्रीज करना होगा। ऑप्शन सी इसमें कहा है इंक्रीज इन थर्मल कंडक्टिविटी, अगर मोल्ड की थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो वो यहाँ तक पहुँचने से पहले ही हीट को रिलीज करना शुरू करेगा और ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो हीट को तेज़ी से रिलीज करेगा, तो इसीलिए ठंडा हो जाएगा, यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा। अगली बात कह रहा है इंक्रीज इन सैंड ग्रेन साइज, ये भी गलत है। सैंड ग्रेन साइज को बढ़ा देंगे तो फ्लूडिटी आपकी डिक्रीज कर जाती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने देखा, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था यूपी आरबीएनएल 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है हॉलो कास्टिंग विथ थिन वॉल्स कैन बी मेड बाय प्रोसेस ऑफ, जब हमें हॉलो कैविटी की थिन वॉल्स प्रोड्यूस करनी हो, किसी हॉलो कास्टिंग में थिन वॉल प्रोड्यूस करनी हो तो हम लोग कौन सी कास्टिंग का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए दिया है प्रेशर कास्टिंग, दूसरा दिया है डाई कास्टिंग, तीसरा दिया है स्लश कास्टिंग और चौथा दिया है वैक्यूम कास्टिंग। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपके लिए छोड़ रहे हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। कम से कम एक आध क्वेश्चन तो आप लोग अपने से भी सॉल्व करिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया हुआ है तो इसे सॉल्व करिए। ये यूपी आरबीएनएल जेईई 2016 में आया हुआ था। चलिए ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है इन कास्टिंग मिश्रण अकर्स ड्यू टू। तो मिश्रण का मतलब ये होता है, देखिए इसको छोड़ा इसलिए है क्योंकि आपको करना है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं आ रहा है। एक आध क्वेश्चन आपके लिए भी होना चाहिए ताकि आप भी थोड़ी सी मेहनत करें। चलिए मिश्रण का मतलब ये होता है, जैसे सपोज करिए कि ये मोल्ड कैविटी है ना, इसे यहाँ तक पूरा भरना था,
मान लीजिए ये मोल्ड कैविटी है। अब मोल्टेन मेटल यहाँ तक आके सॉलिडिफाई हो गया, पूरा यहाँ तक आ ही नहीं पाया। तो जब मोल्ड कैविटी में फ्लूइडिटी आपकी कम होती है तो मोल्टेन मेटल कंप्लीटली मोल्ड कैविटी को नहीं फिल कर पाता है, तो वो पहले ही सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। ऐसी हम कमी को मिस रन कहते हैं। मिस रन मतलब वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, रनिंग नहीं कर पाया, मिस कर गया, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, है ना। तो इस तरीके की कमी को मिस रन कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है इसका आंसर है, देखिए पहला ऑप्शन ये है वेरी लो फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टेन मेटल। एग्जैक्ट बात है, अगर इसका फ्लूइडिटी ज़्यादा होता तो ये यहाँ से आकर पूरा भर देता इसको। जब फ्लूइडिटी कम है इसी वजह से यह केवल कुछ क्रॉस सेक्शन तक ही फिल कर पाएगा, बाकी का क्रॉस सेक्शन हॉलो रह जाएगा। तो ये हो गया वेरी लो फ्लूइडिटी। इसका आंसर यही ए सही होगा, लेकिन और ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है हाई पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मेटल। अगर मेटल का पोरिंग टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो उसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी भाई, तब ये पूरे कैविटी को फिल करेगा, तब मिश्रण नहीं आएगा। मैंने उसकी रेमेडी में आपको बताया भी था। नेक्स्ट कह रहा है एब्जॉर्बशन ऑफ गैस बाय लिक्विड मेटल। इसका कोई मतलब नहीं है मिश्रण से। जब गैस एब्जॉर्ब करेगा तो आपके ब्लो होल्स क्रिएट होंगे। ऑप्शन डी कह रहा है इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ मोल्ड फ्लास्क। जब मोल्ड फ्लास्क इम्प्रॉपर अलाइनमेंट में आएगा तो वो मोल्टेन मेटल स्लिप करके बनेगा। देखिए बनना था ऐसा, एग्जैक्ट ऐसा, लेकिन जब अगर वो स्लिप कर जाएगा तो वो ऐसा स्लिप कर जाएगा। तो क्या होगा, कोप इधर स्लिप कर गया, ड्रैग इधर स्लिप कर गया, अब मोल्ड कैविटी भी स्लिप कर गई, तो मोल्टेन मेटल जो बनेगा वो डिफेक्टिव तरीके का बनेगा। तो ये भी आपका नहीं होगा। इसका आंसर ए करेक्ट है। ये आया है UPRVNL 2016 में आया है। 2016 UPRVNL उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपादान निर्माण निगम लिमिटेड का है ना। तो ये सब निगम की वैकेंसीज हैं, इनमें आती रहती हैं कभी कभी। आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कास्टिंग प्रोसेस यूज्ड एक्सपेंडेबल पैटर्न एंड एक्सपेंडेबल मोल्ड। तुरंत याद करिए, जहाँ एक्सपेंडेबल पैटर्न और एक्सपेंडेबल मोल्ड की बात आए तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग मोल्ड किसका बनाते थे, वैक्स का बनाते थे। तो एक्सपेंडेबल पैटर्न भी था, फिर उसे हमने बना के मोल्ड का एक्सपेंडेबल मोल्ड भी बनाया था। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा सेल मोल्ड कास्टिंग रॉन्ग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज राइट आंसर। ये भी आपका UPRVNL 2016 में आया था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द डिफेक्ट केस्ड ड्यू टू लो परमेबिलिटी इन सैंड कास्टिंग इज। जब सैंड की परमेबिलिटी लो होगी तो क्या होगा, अंदर ब्लो होल्स और पोरोसिटी ही तो बनेंगे, एयर अंदर जाके घूमेगी और मोल्टेन मेटल में इनलेट हो जाएगी और अपनी जगह बना के रखेगी। तो इसीलिए जब हमारी पोरोसिटी लो होगी तो कौन सा डिफेक्ट बनेगा, ब्लो होल्स बनेंगे, ब्लो होल्स। ऑप्शन बी था रफ सरफेस, नहीं, ये रफ सरफेस तब बनेगा जब सैंड के ग्रेन साइज लार्ज होंगे। हॉट टीयर्स भी नहीं बनेगा और ड्रॉप भी नहीं बनेगा। ये भी आपका UPRVNL 2016 में आया था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कास्टिंग डिफेक्ट। निम्न में से कौन सा कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है। अब इसमें क्या है कि अगर स्केयर आप नहीं पढ़े हैं, स्कार इसे बोलते हैं, तो मैंने आपको स्केयर एंड क्रैक्स बताया है। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप इसी पे आंसर लगा के चले आएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं हॉट क्रैक से एक डिफेक्ट होता होगा कास्टिंग में, जबकि ऐसा नहीं है। स्केयर इज ए कास्टिंग डिफेक्ट, स्कैब इज ए आल्सो कास्टिंग डिफेक्ट,
हॉट टीयर इज कास्टिंग डिफेक्ट। हॉट क्रैक्स हमारा कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है, ये मेटलर्जिकल डिफेक्ट होता है जब हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो ये होता है। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी यूपी आरबीएनएल 16 का क्वेश्चन है। 17 आपका कह रहा है हॉलो पाइप्स एंड बैरल्स आर प्रोड्यूस्ड इन। खोखले पाइप और गन बैरल को किससे बनाते हैं? तुरंत याद आना चाहिए। कौन सी कास्टिंग? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल में भी ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो इस तरीके से हमने आपको बताया था। ये कह रहा है डाई कास्टिंग, रॉन्ग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, अगर ट्रू सेंट्रीफ्यूगल दिया है तो सेंट्रीफ्यूगल पे नहीं लगाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल, फिर दिया सेमी सेंट्रीफ्यूगल, फिर दिया है ट्रू सेंट्रीफ्यूगल, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। जब सेमी और ट्रू नहीं दिया हो तब आप लगाइएगा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल का प्रकार है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तहत ये लोग कास्ट होते हैं। ऑप्शन 18, क्वेश्चन 18, ये भी आपका यूपी आरबीएनएल 16 में आया था। देखिए कितने क्वेश्चंस आपके रिपीट किए हैं और सिंपल हैं। ए कास्टिंग डिफेक्ट विच रिजल्ट इन जनरल इनलार्जमेंट ऑफ ए कास्टिंग इज नोन एज। तो जब आप देखिए ये मोल्ड कैविटी थे, अब यहाँ पे अगर ये कैविटी इनलार्ज हो जाए तो इनलार्ज क्यों होगी? क्योंकि ये सैंड को प्रॉपर रैम नहीं करेंगे, तभी तो ये इधर की ओर शिफ्ट कर जाएगी। अगर ये रैम हमारी हो जाएगी, प्रॉपर इस सैंड को हम रैम कर देंगे, तो ये इसको कैपेबिलिटी नहीं कि इसको हमारी धक्का दे सके, कंप्रेस कर सके। तो ड्यू टू इम्प्रॉपर रैमिंग जो हमारा सैंड है, वो मोल्टेन मेटल है, वो इनलार्ज कर जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, यही कह रहा है स्वेल। स्वेल मतलब फूलना। हाँ, जब ये इनलार्ज हो जाता है तो ये जो डिफेक्ट आएगा कास्टिंग में, इसे हम लोग स्वेल डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। स्वेल मतलब फूलना। तो ये इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, स्वेल डिफेक्ट। ब्लो होल्स भी नहीं होगा क्योंकि ये एयर की वजह से होता है। शिफ्ट भी नहीं होगा क्योंकि कोप एंड ड्रैग शिफ्ट होता है। और सैंड वॉश भी नहीं होगा। बिहार जेई 2016 में आया हुआ था, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने जेई से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। अभी कुछ और जेई से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, देन हम लोग ईएस, गेट और ए के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग, जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको सॉल्व करवाया, अब उसी के आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को। तो अभी हमारा ये एसएससी जेईई और अदर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा है। जब ये सॉल्व हो जाएगा, देन हम आपको प्रीवियस ईयर के गेट और ईएस के क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। देखिए 19 क्वेश्चन कह रहा है द कास्टिंग डिफेक्ट विच अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर वेंटिंग ऑफ सैंड। जब सैंड में वेंटिंग प्रॉपर ना हो, मतलब वेंट ट्यूब ना लगा हो, तो इसका मतलब गैस नहीं पास करेगी। और जब गैस नहीं पास करेगी तो उस समय उस कास्टिंग में ब्लो होल्स जनरेट होंगे। तो कौन सा डिफेक्ट आएगा? पहला दिया है हॉट टीयर्स इज पहला ऑप्शन दिया है कोल्ड शट, ये रॉन्ग होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, ब्लो होल्स। ये क्वेश्चन एनएमआरसी 2017 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। 20 कह रहा है हॉट टीयर्स इज रिलेटेड। तो हॉट टीयर्स इज ए टाइप ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन है ना। ऑप्शन ए दिया था कास्टिंग डिफेक्ट, कई बार इसको हमने आपको पढ़ाया है। और ये सारे बी सी डी ये सब रॉन्ग हो जाएंगे। ये उत्तराखंड जेईई 2013 में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, लार्ज एंड
हैवी कास्टिंग आर मेड बाय, जब बहुत बड़े साइज की कास्टिंग बनानी हो। देखिए पहले तो जब लार्ज साइज कास्टिंग बनानी हो तो ग्रीन सैंड को ड्राई करके ड्राई सैंड की मोल्ड कास्टिंग बनाते हैं, और अगर उससे भी लार्ज कास्टिंग बनानी हो एबव 20 kg तो उस समय हम लोग किसका उपयोग करते थे, आपको याद होना चाहिए। चलिए तो पहले यहाँ पे देखिए, जब हम लोग वहाँ पे हम लोग CO2 कास्टिंग का उपयोग करते हैं, तो यहाँ देखिए लार्ज एंड हैवी कास्टिंग आर मेड। ऑप्शन ए है ग्रीन सैंड, तो ग्रीन सैंड से स्मॉल साइज की कास्टिंग बनती है। ऑप्शन बी है पिट मोल्डिंग, ये भी रॉन्ग होगा। देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ड्राई सैंड। जब ड्राई सैंड का यूज करेंगे तो कास्टिंग हमारी बड़े साइज की बनेगी, और अगर CO2 का उपयोग करेंगे तो और भी ज़्यादा बड़े साइज की बनेगी। UKJ 2013 में आया था। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है इफ़ V इज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन कास्टिंग एंड A इज इट्स सरफेस एरिया, तो जब उसका V वॉल्यूम हो और A उसका सरफेस एरिया हो तो आपको मैंने बताया था टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन T प्रोपोर्शनल, ये होता है T प्रोपोर्शनल V अपॉन A का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये होता है V बाई A का स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग अपॉन एरिया ऑफ कास्टिंग। तो इसका फार्मूला क्या V बाई A नहीं होगा, V बाई A स्क्वायर भी नहीं होगा, V स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो ये इसे करेंगे तो V स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर ही तो आएगा। UKJ 2013 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गेट इज प्रोवाइडेड इन मोल्ड 2, तो गेट हमारा क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ताकि मोल्ड कैविटी में कांस्टेंट फीडिंग होती रहे मोल्टेन मेटल की। तो प्रोवाइड फॉर कांस्टेंट फीडिंग। ऑप्शन ए दिया है फीड द कास्टिंग एट ए कांस्टेंट रेट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी बी गलत हो जाएगा। गिव पैसेज टू गैस, गैस पैसेज देने के लिए वेंट ट्यूब यूज करते हैं। कंपनसेशन भी नहीं होगा, और उसके बाद एवॉइड कैविटी भी नहीं होगा। PHRED राजस्थान 2015 में आया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्लास्टिक टॉयज आर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय, तो एक चीज़ समझिएगा, जब प्लास्टिक और ग्लास के बॉटल बनाने हो, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 30, प्लास्टिक बॉटल्स आर मेड बाय, जब प्लास्टिक और ग्लास के बॉटल बनाने होंगे तो उस समय हम लोग ब्लो मोल्डिंग का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन 30 भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। प्लास्टिक के बॉटल्स बनाने हो तो ब्लो मोल्डिंग का उपयोग करेंगे, लेकिन प्लास्टिक के खिलौने वगैरह बनाने हो तो उस समय हम लोग कौन सा इंजेक्शन मोल्डिंग का उपयोग करते हैं। ये दो चीज़ आप याद रखिएगा, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। SSCJ 2014 में आया है और UPRVNL 2016 में ये आया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड में लीड टू द फॉलोइंग कास्टिंग डिफेक्ट। तो जब ये कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग होगी तो उस समय कास्टिंग हमारी क्या होगी, फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी। तो कौन सा डिफेक्ट आएगा, स्वेल डिफेक्ट आएगा। ऑप्शन ए देखिए, ये दिया है ब्लो होल्स रॉन्ग, बेंड रॉन्ग, स्कैब रॉन्ग। इसका आंसर होगा स्वेल। आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि ये हमारी मेटल ऐसा बनना होगा, लेकिन ये फूल कर ऐसा बन जाएगा, सैंड के अंदर कुछ इम्पिन कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, तो उसे हम स्वेल बोलते हैं, और वो ड्यू टू इम्प्रॉपर रैमिंग होता है। SSCJ 2014 में आया था। क्वेश्चन नंबर 26, द प्रोसेस रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द कास्टिंग इज कॉल्ड। जैसे मान लीजिए कि ये कास्टिंग होगा, यहाँ गेट होगा, यहाँ रनर होगा, यहाँ स्क्रू होगा, ये मटेरियल के साथ ये सारे भी लगे रहेंगे। जब इन्हें हम लोग काटेंगे, काट कर इसे हटा देंगे और काट कर इसे भी हटा देंगे, तो ये हमारे लिए अनवांटेड मटेरियल हैं, केवल इतने मटेरियल की रिक्वायर्ड हैं। तो उसे हटाने के लिए हम लोग फिटलिंग प्रोसेस करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फिटलिंग प्रोसेस।
SSC JEE 2014 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, हॉट टीयर्स आर द रिजल्ट ऑफ। तो हॉट टीयर्स एक कास्टिंग डिफेक्ट है जो हमारा किस वजह से आता है। पहला दिया है लोअर परमेबिलिटी, दूसरा दिया है लोअर ग्रीन स्ट्रेंथ, तीसरा दिया है मोरफिन्स और चौथा दिया है रेजिस्टेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो जब कॉन्ट्रैक्शन रेजिस्टेंट होगा तो उस समय हमारा कौन सा डिफेक्ट आता था, हॉट टीयर्स आता था। मैंने कास्टिंग डिफेक्ट में आपको अच्छे से क्लियर किया हुआ है। ये क्वेश्चन SSC JEE 2011 में आया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 आपका कह रहा है द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ गेटिंग सिस्टम फॉर सैंड कास्टिंग। सैंड कास्टिंग के लिए जब गेटिंग सिस्टम का उपयोग करेंगे तो कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट हम लोग लगाते हैं। तो देखिए गेट के लिए हम लोग स्प्रू लगाते हैं, रनर लगाते हैं और पोरिन बेसिन लगाते हैं, देन गेट लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है गेट, पोरिन बेसिन, राइजर एंड आल। तो सभी हमारे गेटिंग सिस्टम के तहत आते हैं। तो ऑल ऑफ दीज MP सब इंजीनियर 2016 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 29, एन एल्यूमिनियम क्यूब ऑफ 20 सेंटीमीटर हैज टू बी कास्ट along a cylindrical riser if the volume shrinkage during solidification is 6%। ये न्यूमेरिकल दिया है तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जब परसेंटेज ऑफ श्रिंकेज आपका कितना हो, 6 हो, तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ श्रिंकेज इज इक्वल टू 6% हो, तो यहाँ 6/100 कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर या mm में, जिसमें दिया हो उसमें आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया। देन व्हाट विल बी द श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ क्यूब आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। तो इस सॉलिडिफिकेशन क्यूब का, जब देखिए पहले समझिए कि क्यूब हमारा ऐसा था, अब जब हमारा श्रिंक करके क्यूब हमारा ऐसा बन गया तो ये वाला जो वॉल्यूम श्रिंक किया है, ये कितना वॉल्यूम श्रिंक किया है, इसकी वैल्यू को हमें ज्ञात करना है। और ये जो क्वेश्चन दिया था एल्यूमिनियम क्यूब ऑफ, ये दिया था 20 सेंटीमीटर इनसाइड टू बी कास्टेड एलोंग। और इसका जो वॉल्यूम था, ये जो क्यूब का वॉल्यूम था, ये 8000 सेंटीमीटर क्यूब था। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 8000 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से था। तो जब हम लोग श्रिंकेज वॉल्यूम निकालेंगे, श्रिंकेज वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू परसेंटेज ऑफ श्रिंकेज अपॉन 100। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम आपका 8000 आएगा, इनटू परसेंटेज ऑफ श्रिंकेज 6% है, अपॉन 100। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से इसकी कुछ वैल्यू आएगी। ये लगभग आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे तो 480 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो इसका जो श्रिंकेज वॉल्यूम आएगा 480, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, 480 सेंटीमीटर क्यूब। देन 30 हमारा सॉल्व हो गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आया था बोर्ड में ही, MP सब इंजीनियर 2016 में। आइए 31 पे देखते हैं। 31 क्वेश्चन आपका कह रहा है मेटल पैटर्न आर यूज्ड फॉर। हम मेटल पैटर्न किसके लिए यूज करते हैं, तो जब लार्ज स्केल कास्टिंग हमें करनी होती है तो उस समय मेटेलिक पैटर्न यूज करते हैं, स्मॉल कास्टिंग में नहीं करेंगे, लार्ज कास्टिंग में हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से लार्ज कास्टिंग में भी जब हम लोग कास्टिंग का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करें, तो जैसे तीसरा दिया है प्रिसीजन, डी ऑप्शन देखिए करेक्ट दिया है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। तो मेटेलिक पैटर्न हम
लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। ये भी SSC JEE 2013 में आया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ये कह रहा है द चीफ एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग इज। जब डाई कास्टिंग उपयोग करेंगे, जिससे हम लोग प्रेशर डाई कास्टिंग और ग्रेविटी डाई कास्टिंग का कास्टिंग करते थे, तो उसका सबसे अच्छा एडवांटेज क्या होगा, अच्छा और सस्ता। तो ऑप्शन ए है पॉसिबिलिटी ऑफ कारपोरेटिंग थिक सेक्शन स्मॉल कास्टिंग। ऑप्शन बी है कास्टिंग ऑफ इंसर्ट इन पॉसिबल। ऑप्शन सी है वाइड टॉलरेंस पॉसिबल एंड ऑप्शन डी है हाई प्रोडक्शन रेट। तो इसका प्रोडक्शन रेट हाई होगा, क्योंकि इसमें भी हम लोग मेटेलिक डाई का यूज करेंगे। जहाँ भी मेटेलिक डाई यूज होगी वहाँ प्रोडक्शन रेट हमारा हमेशा हाई रेट से प्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये भी आपका SSC JEE 2017 और 2007 2 टाइम्स आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है द इफेक्ट इन कास्टिंग ड्यू टू कंट्रोल्ड एंड हैप्पीहैज़ार्ड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल इज। तो जब कंट्रोल्ड होती है कास्टिंग, तो वो श्रिंकेज वॉल्यूम को कंट्रोल करती है। आपको पता होना चाहिए, पहले मैंने बताया भी है कि अगर कास्टिंग श्रिंक होती है तो वो अपने वॉल्यूम को कंट्रोल करती हैं, श्रिंकेज को कंट्रोल करती हैं। तो पहला दिया है स्वेल, दूसरा दिया है श्रिंकेज कैविटी। तो श्रिंकेज कैविटी इसका सही आंसर होगा। MP व्यापम 2017 में आया है। क्वेश्चन नंबर 34 हॉट कैम्बर डाई कास्टिंग मशीन आर यूज्ड फॉर एलॉय विथ। तो हॉट कैम्बर डाई कास्टिंग लो मेल्टिंग एलॉय के लिए यूज करते हैं और कोल्ड कैम्बर डाई कास्टिंग हाई मेल्टिंग एलॉय के लिए यूज करते हैं। तो हॉट कैम्बर दिया है तो लो मेल्टिंग टेम्परेचर वर्कपीस के लिए इसका उपयोग करेंगे। ये आपका UP RVNL JEE 2014 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज आल्सो कॉल्ड। तो इसमें हम लोग मोम का यूज करते हैं, वैक्स का यूज करते हैं और वैक्स को हम लोग मेल्ट करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। तो वैक्स हमारी लॉस्ट हो जाती है ना, वहाँ पे उस वैक्स को हम लोग लॉस्ट करके बाहर कर देते हैं हीट करके। तो इस तरीके से ये कहलाएगी लॉस मतलब लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आप 36 देखिए, ये कह रहा है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हॉलो कास्टिंग ऑफ डिजायर्ड थिकनेस बाय परमानेंट मोल्ड विदाउट यूज कोर। जहाँ पर विदाउट यूज कोर करते थे वहाँ पर हम लोग किसका यूज करते थे? ऑप्शन देखिए स्लश कास्टिंग का यूज हम लोग करते थे। अगर कोर का यूज करेंगे तो देखिए हम लोग सेल मोल्ड कास्टिंग का यूज करते थे। दोनों चीज़ें आपको मैंने अच्छे से बताई थी। जहाँ सेल मोल्ड आएगा वहाँ थिन सेक्शन हॉलो कैविटी के लिए कोर का यूज करेंगे। जहाँ पर स्लश आएगा वहाँ पर विदाउट कोर हम हॉलो कैविटी क्रिएट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका SSC JEE 2015 में आया हुआ था। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखिए ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब हम लोग इसके बाद कुछ और SSC JEE और गेट और ES के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए जैसा कि हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 36 तक हम लोगों ने डिस्कस किया अपने कास्टिंग टॉपिक से रिलेटेड। तो अब हम लोग उसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है ना। तो देखिए 36 तक हम लोगों ने JEE के सारे क्वेश्चन किए। अब JEE के कुछ क्वेश्चन छूटे हुए थे उनको भी कर लेते हैं। देन आफ्टर हम लोग गेट और ES के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे अपने कास्टिंग टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 हमारा ये कह रहा है 37 कह रहा है स्लैग इंक्लूजन इन कास्टिंग इज ए। अच्छा स्लैग इंक्लूजन क्या होता है? सपोज करिए कि जब मोल्टेन मेटल में
कोई अशुद्धियाँ घुल जाएं और वो जाकर कास्टिंग में मिलकर सॉलिडिफाई हो जाएं, तो ऐसी डिफेक्टिव कास्टिंग को स्लैग इंक्लूजन कास्टिंग बोलते हैं। अब ये पूछना क्या चाह रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है इंटरनल डिफेक्ट, तो इंटरनल मतलब जो कोई स्ट्रेस वगैरह इंड्यूस्ड होते हैं तो वो हमारा होता है। तो अशुद्धियाँ स्ट्रेस नहीं इंड्यूस्ड करती हैं, अशुद्धियाँ हमारी क्या होती हैं, उनकी सरफेसेस को ख़राब करती हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया। दूसरा है मोल्डिंग डिफेक्ट, मोल्ड से भी कोई मतलब नहीं है। सी ऑप्शन है सरफेस डिफेक्ट इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जब स्लैग जाएगा तो उसकी सरफेसेस पे मोल्टेन मेटल से मिक्स होकर मतलब बेकार सरफेस बनाएगा, है ना। तो इस तरीके से स्लैग इंक्लूजन इज ए सरफेस डिफेक्ट। ये क्वेश्चन आरआरबी जे 2015 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटल मोल्ड यूज्ड, निम्न में कौन से कास्टिंग में हम मेटेलिक मोल्ड का यूज करते हैं। देखिए मोल्ड मैंने कई तरह के बताए थे, वैक्स का मोल्ड, वुड का मोल्ड, सैंड का मोल्ड, टाइप्स ऑफ मोल्ड मटेरियल मैंने बहुत सारे पढ़ाए थे। तो उनमें से किस कास्टिंग में मेटेलिक मोल्ड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, क्या ग्रीन सैंड कास्टिंग में नहीं करते हैं, यहाँ ग्रीन सैंड का यूज करेंगे। ड्राई सैंड में भी सैंड का यूज होता है, लूम सैंड में भी सैंड का यूज होता है। देखिए जो डाई कास्टिंग होती है तो डाई में हम लोग क्या करते हैं, मेटेलिक डाई का मोल्ड बनाते हैं और उसमें हम लोग बाई प्रेशर कास्टिंग को कंप्लीट करते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डाई कास्टिंग। ये भी आपका आरआरबी जे 2015 में आया था। आरआरबी जे में कई सेक्शन में आए हुए थे अलग अलग जोन में, हमने केवल इतना लिखा है कि 2015 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, स्कैब इज ए। तो मैंने आपको बताया है कि स्कैब एक कास्टिंग डिफेक्ट है। तो यहाँ देखिए क्या पूछना चाह रहा है, स्कैब इज सैंड कास्टिंग डिफेक्ट। बिल्कुल राइट बात कर रहा है। क्या स्कैब आपका वेल्डिंग से संबंधित है, नहीं। क्या स्कैब आपका मशीनिंग से संबंधित है, नहीं। क्या फोर्जिंग से संबंधित है, नहीं। ये भी आरआरबी जे 2015 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 कह रहा है इन डाई कास्टिंग, जो हम डाई कास्टिंग यूज करते हैं उसमें मशीनिंग अलाउंसेस इज, मशीन अलाउंसेस हमारा क्या होगा। तो चलिए डाई पहले बना लेते हैं एक। देखिए ये जो डाई बनती है इसमें जब मोल्टन मेटल जाएगा, राइजर फीड देगा तो ना इसमें सैंड के कंपनसेशन के ना सैंड के एक्सपेंशन के कोई भी चांसेस नहीं है। तो जब यहाँ पे ना कंपनसेशन का चांस है ना एक्सपेंशन का चांस है, चूँकि ये मेटेलिक डाई है तो इसीलिए मशीनिंग अलाउंसेस इसमें नहीं दिया जाता है। तो ये कह रहा है इन डाई कास्टिंग मशीन अलाउंसेस इज, स्मॉल रखा जाएगा, नो। लार्ज रखा जाएगा, नो। वेरी लार्ज रखा जाएगा, नो। ये क्या होगा, नॉट प्रोवाइडेड। मशीन अलाउंसेस इज नॉट प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ मेटेलिक डाई यूज। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा ये क्वेश्चन भी आरआरबी जे में आया हुआ था। 41 की बात करेंगे तो ये कह रहा है कास्ट आयरन पाइप आर कास्टेड बाय, तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। और सेंट्रीफ्यूगल में जब अंदर जाएंगे तो ये कास्ट आयरन का पाइप टू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के माध्यम से बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, पहला दिया है डाई कास्टिंग प्रोसेस, रॉन्ग हो जाएगा।
सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग दिया है, लेकिन इसके अंदर की बात नहीं कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी रॉन्ग होगा और वैक्यूम कास्टिंग भी रॉन्ग हो जाएगा। ये भी आपका आरआरबी जे 2015 में आया था। देन क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है द कास्टिंग प्रोसेस विच इज प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। तो निम्न में से लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग प्रोड्यूस्ड इज द प्रोसेस, सबसे ज़्यादा बड़े मात्रा में कास्टिंग को प्रोड्यूस करने के लिए किस कास्टिंग प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। तो बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करने के लिए मैंने आपको बताया है वैक्यूम कास्टिंग, सॉरी उल्टा हो गया, CO2 कास्टिंग का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग सैंड कास्टिंग का उपयोग करते हैं, डाई कास्टिंग का भी उपयोग करते हैं। तो यहाँ मैच करा लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला दिया है परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, फिर दिया है डाई कास्टिंग, फिर दिया है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, फिर दिया है सैंड कास्टिंग। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आए कि हमें कास्टिंग प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, लार्जेस्ट वॉल्यूम की बात कर रहा है, अगर लार्ज डायमीटर पाइप की बात करता तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हो जाता। लार्जेस्ट वॉल्यूम मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी कास्टिंग को प्रोड्यूस करना है, तो उस समय हम लोग मेटेलिक डाई यानी कि परमानेंट मोल्ड का उपयोग करेंगे, तब हम बार बार कास्टिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। ये भी आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2015 में आया था, जो कि अब ये पोस्ट ख़त्म हो गई है क्योंकि ये प्रमोटेड पोस्ट नहीं थी। सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बाद कोई भी प्रमोशन नहीं था, तो आदमी वहाँ पे ज्वाइन करके वहीं पर रिटायर होता था, इसीलिए इसे ख़त्म कर दिया गया। ये केवल रेलवे जेई के थ्रू अब प्रमोट होके जा रहे हैं। जो रेलवे जेई में ज्वाइन कर रहा है वो 3-4 साल में प्रमोट होकर सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाता है। तो कम से कम आरआरबी जेई को एक स्टेप प्रमोशन मिलने का चांस मिल गया। ये हमारा है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है द कास्टिंग डिफेक्ट विच इज नॉट केस्ड बाय द हाई पोरिंग टेम्परेचर ऑफ द मेटल इज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, बिकॉज ऐसे क्वेश्चनों के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है कि इसने ये नहीं पूछा कि इसमें कास्टिंग का कौन सा डिफेक्ट है जो हाई पोरिंग टेम्परेचर से रिलेटेड है। इसने ये पूछा कि हाई पोरिंग टेम्परेचर से रिलेटेड कौन सा डिफेक्ट नहीं है। तो यही नहीं वाला शब्द याद रखा करिए, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। तो नहीं का मतलब पहले हम ये सिलेक्ट कर लें कि कौन कौन से कास्टिंग के पोरिंग टेम्परेचर से रिलेटेड डिफेक्ट आते हैं, फिर उन्हें निगलेक्ट कर देंगे, तो बाकी का बचा हुआ जो डिफेक्ट हमारा होगा वो हो जाएगा विदाउट पोरिंग टेम्परेचर। तो अच्छा देखिए, जो कट है, अभी कट छोड़ दीजिए, कट का मतलब क्या है, जैसे मेटल को हम काटते हैं, है ना, तो जो कट डिफेक्ट हमारा मिलता है वो हाई पोरिंग टेम्परेचर की वजह से मिलता है। पोरिंग टेम्परेचर कम है, मेटल कुछ इस तरीके का आके सॉलिडिफाई हो गया, तो ऐसे कट मिल गया यहाँ पे। देन मेटल पेनिट्रेशन अभी छोड़ दीजिए, फ्यूजन की बात कर रहे हैं। अगर मेटल लिक्विड स्टेट में है तो वो क्या है, फ्यूजन है, तो वहाँ पर पोरिंग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल फ्यूज करेगा, तो ये भी आपका पोरिंग टेम्परेचर से ही रिलेटेड एक डिफेक्ट होता है। फिर रेड टेल मतलब क्रैक्स जो बनते हैं पपड़ी टाइप के, तो वो भी हमारे किससे, पोरिंग टेम्परेचर से ही रिलेटेड डिफेक्ट होते हैं। जो मेटल पेनिट्रेशन होता है, ये क्या होता है कि मेटल हमारा सैंड में पेनिट्रेट कर जाता है, और वो तब पेनिट्रेट करेगा जब सैंड की रैमिंग प्रॉपर नहीं की जाएगी।
तो मेटल पेनिट्रेशन इज नॉट रिलेटेड द पोरिंग टेम्परेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटल पेनिट्रेशन। आरआरबी जेईई 2015 में आया था, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। ऐसे क्वेश्चंस ईएस में आते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। ये ईएस के क्वेश्चंस अब स्टार्ट हो गए हैं, आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के। चलिए, ये कह रहा है मैच द लिस्ट को मैच करिए, फर्स्ट से सेकंड को मैच करिए। यहाँ 4 ऑप्शन ए बी सी डी दिया है और इन्हें मैच करना है 1 2 3 4 से। तो पहले देखिए, पहली बात कर रहा है जो ये कह रहा है ऑटोमोबाइल पिस्टन एंड एल्यूमिनियम एलॉय। तो जो हम लोग ऑटोमोबाइल पिस्टन और एल्यूमिनियम एलॉय बनाते हैं वो किस कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, तो मैच कराते हैं। उसका जो प्रोसेस दिया है, पहला दिया है प्रेशर डाई कास्टिंग, प्रेशर डाई से नहीं बनाएंगे। दूसरा दिया है ग्रेविटी डाई कास्टिंग, तो हम लोग ग्रेविटी डाई कास्टिंग से आपका ऑटोमोबाइल पिस्टन और एल्यूमिनियम के एलॉय बना लेते हैं। तो मतलब ए पे हमारा कौन सा मैच करेगा, 2 मैच करेगा। फिर कह रहा है इंजन क्रैंक शाफ्ट स्फेरोडाइल ग्रेफाइट आयरन। तो जो इंजन के क्रैंक शाफ्ट हम लोग बनाते हैं वो हमारा किस कास्टिंग के थ्रू बनेगा, तो पहला कह रहा है प्रेशर कास्टिंग नो, ग्रेविटी कास्टिंग नो, सैंड कास्टिंग। जब हम क्रैंक शाफ्ट बनाएंगे इंजन के तो वो सैंड कास्टिंग के थ्रू बना लेते हैं। तो इसका मतलब बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। फिर है कार्बोरेटर हाउसिंग इन एल्यूमिनियम एलॉय। अब देखिए, कार्बोरेटर हाउसिंग इन एल्यूमिनियम एलॉय, तो जो हम लोग प्रेशर डाई कास्टिंग का उपयोग करते हैं वहाँ पर जितने भी हाउसिंग एलिमेंट थे उसे बनाते थे। तो इस तरह हम प्रेशर डाई कास्टिंग से सारे हाउसिंग एलिमेंट को बना लेते हैं। तो कार्बोरेटर के लिए क्या सेलेक्ट हो जाएगा, 1। देन आफ्टर लास्ट में कह रहा है कास्ट टाइटेनियम ब्लेड। तो जो हम लोग टाइटेनियम की ब्लेड बनाते हैं वो किस कास्टिंग के थ्रू बनाते हैं, तो यहाँ पर आपका सैंड कास्टिंग दिया था, प्रिसीजन कास्टिंग दिया था, प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, और ऑप्शन आपका है 1 2 3 4 5। एक ऑप्शन आपका इसमें नहीं मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल पिस्टन से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन को हम लोग मैच कर लेते हैं फिर से। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, सॉल्व करिए आप लोग तब तक। फिर इस क्वेश्चन को हम लोग मैच कर ले रहे हैं, इसका मिसिंग पार्ट। चलिए, इसका एक 5वां पार्ट आपका सेल मोल्ड कास्टिंग था। यहाँ पर जैसे ये आईईएस 1995 में आया है, पार्ट नंबर 5 ये है सेल मोल्ड कास्टिंग। सेल मोल्ड कास्टिंग। तो अब देखिए, जब हम लोग किसको कास्ट टाइटेनियम ब्लेड को बनाते हैं तो वहाँ पर सेल मोल्ड का उपयोग करते हैं। उसमें थिन सेक्शन का हमारा क्या होता है, जो भी टरबाइन की ब्लेड्स वगैरह होती हैं या टाइटेनियम की जो ब्लेड्स बनाई जाती हैं वो कैसी होती हैं, थिन सेक्शन होती हैं। और अगर उसमें हॉलो कैविटी क्रिएट करना हो तो हम लोग किसका उपयोग कर लेंगे,
मोल्ड का कोर का उपयोग करेंगे। तो थिन सेक्शन विथ कोर हम लोग कौन सी कास्टिंग यूज करते हैं? सेल मोल्ड कास्टिंग। तो इट मीन्स डी का हमारा क्या हो जाएगा? 5। सेलेक्ट करते हैं तो देखिए ए का 2 यहाँ मैच कर रहा है, बी का 3 यहाँ मैच कर रहा है, सी का 1 और डी का 5। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये ESIES 1995 में आया था। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम राइजर डिजाइन। जब हम राइजर डिजाइन करते हैं तो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए हम किस किस चीज़ को ध्यान में रखेंगे? तो आइए चेक करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है, ऑप्शन ए आपका कह रहा है सुटेबल प्लेसमेंट ऑफ चिल्स। बिल्कुल सही बात है। अंदर कास्टिंग जब होगी तो यहाँ पर जो चिल्स लगाएंगे, चिल्स एंड पैडिंग, चिल्स एंड पैडिंग, इनका यूज करते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए और चिलिंग टेंडेंसी को बढ़ाने के लिए चिल्स एंड पैडिंग का यूज करेंगे। तो उनका सुटेबल प्लेस ज़रूर ध्यान रखेंगे जब राइजर का डिज़ाइन करेंगे, ताकि राइजर का सॉलिडिफिकेशन टाइम ज़्यादा रहे, कास्टिंग जल्दी ठंडी हो जाए। तो पहला ये सही होगा। दूसरा बात करा सुटेबल प्लेसमेंट ऑफ चैपलेट। तो चैपलेट का इससे कोई मतलब नहीं है। चैपलेट आपका कोर को सपोर्ट करती हैं, चिलिंग टेंडेंसी से इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एम्प्लॉइंग पैडिंग। तो पैडिंग भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि हम लोग चिल्स एंड पैडिंग दोनों का उपयोग करते हैं चिलिंग टेंडेंसी के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सुटेबल प्लेसमेंट 1 और चिल एम्प्लॉइंग पैडिंग 3। 1 एंड 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन ए था 1 एंड 2 रॉन्ग, ऑप्शन बी 1 एंड 3 इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका IES 1996 में आया हुआ था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। 46 आपका कह रहा है ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ मोल्टेन मेटल ऑफ रेडियस 2 mm। जो स्फेरिकल ड्रॉप है उसका रेडियस 2 mm दिया है। इस तरीके से देखिए स्फेरिकल जो ड्रॉप्स है, स्फेरिकल मतलब गोली है, उसकी रेडियस आपकी 2 mm दिया है। ऐसे R इज इक्वल टू 2 mm was found to solidification in 10 सेकेंड। सॉलिडिफिकेशन टाइम जो T दिया है वो 10 सेकेंड दिया है। 10 सेकेंड में 2 mm रेडियस का गोला सॉलिडिफाई हो रहा है। फिर ए सिमिलर ड्रॉप, सिमिलर मतलब स्फेरिकल ड्रॉप हो ऑफ रेडियस 4 mm। इसका मतलब इसे हम लोग R1 मान लें और दूसरा जो रेडियस R2 होगा वो कितना mm है? 4 mm है, 4 mm। तो इस तरीके से हमारा हो गया। अब यहाँ से ये कह रहा है 4 mm वुड सॉलिडिफाइंग। तो हमें T2 टाइम निकालना है। सॉलिडिफाइंग के लिए 4 mm रेडियस को सॉलिडिफाई करने के लिए कितना सॉलिडिफिकेशन टाइम लगेगा? तो हम ये जानते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम T प्रोपोर्शनल वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ कास्टिंग का होल स्क्वायर। देन यहाँ से हम लोग जब सॉलिडिफिकेशन टाइम T बराबर के वॉल्यूम अपॉन एरिया का होल स्क्वायर, देन यहाँ पर यदि हम K को कांस्टेंट ले लें, दोनों गोले के लिए थर्मल कंडक्टिविटी को कांस्टेंट मान ले। ऐसे इफ K इज कांस्टेंट जब नहीं दिया हो तो देन T प्रोपोर्शनल T बराबर V अपॉन
ए का स्क्वायर, मान लीजिए T1 V1 अपान A1 का स्क्वायर। जब T2 की बात करेंगे तो V2 अपान A2 का स्क्वायर। अब यहाँ से T1 अपान T2 हम निकाल लें तो T1 अपान T2 का बराबर ये हो जाएगा V1 अपान V2, ऐसे इसको ऐसे निकाल लेंगे V1 अपान V2 इंटू A2 अपान A1, इस तरीके से हमारा निकलेगा। अब क्या करिए, तुरंत आप सॉल्व करिए। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, T2 की वैल्यू निकालनी है। तो T2 बराबर हो जाएगा T2 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाइड इधर हो जाएगा V2 A1 अपान A2 V1। यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करिए और सॉल्व करिए। वैल्यू को पुट करने का मतलब इस गोले का वॉल्यूम निकाल लीजिए और उसके बाद इस गोले का क्षेत्रफल निकाल लीजिए π/4 d स्क्वायर से, और d बराबर क्या है 2r है। तो निकाल के वैल्यू को पुट कर लीजिए। ये पूरा मेथड रहेगा सॉल्व करने का। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसके आंसर की बात करेंगे तो 14.4 सेकेंड, 20 सेकेंड, 18.3 सेकेंड, ये लगभग आपका 40 सेकेंड के आसपास आएगा। उसका 4 गुना हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये इसका लगभग 4 टाइम, जैसे इसमें 10 सेकेंड ले रहा है 2 mm रेडियस को, जब 4 mm रेडियस ले लिया मतलब रेडियस 2 गुना कर दिया, तो जो चिलिंग टाइम होता है वो कितना हो जाता है, तो लगभग 4 टाइम्स हो जाता है 40 mm। फिर भी आप एक बार सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा कैलकुलेटर में रखकर। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। आगे बात करेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका IES में आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल ड्यूरिंग कास्टिंग, कंपनसेशन फॉर सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। तो जब सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब ठोस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसे कंपनसेशन करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो चलिए देखिएगा, ऐसे सपोज करिए कि ये हमारा डाई कास्टिंग है। अब ये जो सॉलिड होने के बाद कंपनसेट करेगा, तो इस कंपनसेशन को कंट्रोल करने के लिए कंपनसेशन सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन 2 तरीके का कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक लिक्विड, 3 होता है, एक लिक्विड और एक फेज चेंज और एक सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। तो लिक्विड और फेज चेंज कॉन्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए राइजर द्वारा मोल्टन मेटल की फीड दी जाती है, और जब सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे दूर किया जाता है। तो जो हम लोग पहले से जिस साइज का मेटल बना रहे थे, मोल्ड कैविटी को थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, तो अब एक कॉन्ट्रैक्ट भी होगा तो हमारा ओरिजिनल साइज मिल जाएगा। तो यही बात कर रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है प्रोवाइड बाय द ओवर साइज पैटर्न, एकदम सही बात कर रहा है। इस पैटर्न को हम लोग थोड़ा सा बड़े साइज का बनाते हैं, जिससे जब सॉलिड में कॉन्ट्रैक्शन आए तो हमारे रिक्वायर्ड शेप और साइज के बराबर वर्कपीस मिल जाए। ये क्वेश्चन IES 1999 में आया हुआ था। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 आपका कह रहा है आपको मैच करने के लिए मैच द लिस्ट, फिर वही मैच करना है। तो जब मिलान करेंगे तो इधर आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग दी है और इधर आपके उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी दी है कि कैसे कास्टिंग हम करते हैं। तो जैसे सपोज करिए आपका डाई कास्टिंग है, तो हम लोग डाई में क्या करते हैं, मेटल को फोर्सली अंदर, आपको पता होगा कि ये डाई बना दिए, यहाँ आपका पाइप लगा दिए, यहाँ प्लंजर लगा दिए और इस प्लंजर से फोर्स लगाकर मोल्टन मेटल को इसमें भरते थे। याद करिए, तो फोर्सली जब प्रेशर लगाकर भरेंगे
तो उसे डाई कास्टिंग बोलेंगे। ऑप्शन ए इसमें दिया है, मोल्टेन मेटल इज फोर्स्ड इनटू द डाई अंडर प्रेशर। तो एकदम करेक्ट बात है, राइट। प्रेशर के अंदर हम उसको फिल करते हैं। तो हमारा ए का क्या हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। अब बात करेंगे बी के लिए जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जो अपने सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के अंतर्गत रोटेट करती रहती है और रोटेशन में ही सॉलिडिफाई होती है। तो ये कह रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट कॉन्साइड विथ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये सेंट्रीफ्यूगिंग है, याद करिए, सेंट्रीफ्यूगिंग कास्टिंग के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ डाई डज नॉट कॉन्साइड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ मोल्ड। तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगिंग, इसका सी का हो जाएगा। मतलब सी के आगे हम लोग क्या भर दें, 2 भर दें। और बी वाला देख लेते हैं, बी के लिए ये तीसरा ऑप्शन कह रहा है मेटल सॉलिडिफिकेशन व्हेन मोल्ड इज रोटेटेड। तो राइट है, सेंट्रीफ्यूगल में मोल्ड रोटेट करता रहता है और उसी में मेटल सॉलिडिफाई हो जाता है। देन रोटेशन को स्टॉप करके मेटल को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब बी के लिए हमारा क्या मैच हो जाएगा, 3 मैच हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग, अब इसका जो बचा है वो 4th हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअसली पोरिंग मेटल इनटू मोल्ड। तो ये तो एकदम इसके लिए मैच हो जाएगा। तो मतलब ये होगा ए का 1 देखिए बी और नहीं ए और सी में है, ए का 1 आपका यहाँ मैच कर रहा है। फिर देखिए बी का 3 दोनों में मैच कर रहा, नहीं सॉरी इसमें नहीं मैच कर रहा है। तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा ए। तो इस तरीके से आपका आंसर इसका ए सही हो जाएगा। IES 2000 में आया हुआ है। देन 49 क्वेश्चन आपका कह रहा है, 49 ये कह रहा है मैच द लिस्ट। ये भी मैचिंग करने के लिए है, इसमें भी वही मैचिंग करना है कि अगर इधर कास्टिंग हो तो इधर क्या क्या हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए डाई कास्टिंग के माध्यम से हम लोग क्या बनाते हैं, देन सेल मोल्ड कास्टिंग से क्या बनाते हैं, देन CO2 कास्टिंग से क्या बनाते हैं, और देन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से क्या बनाते हैं। तो किसी एक को पकड़िए। जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को पकड़ेंगे तो हमारा क्या बनता है, कास्ट आयरन पाइप बनता है। जो आपको आसान लग रहा हो इनमें से, जो आपको सबसे इजी लगे उसको पहले मैच करा दीजिए। अब मैचिंग में सर्च करिए, देखिए हमारा क्या है, डी का 2 मैच कर रहा है। अच्छा देखिए डी का 2 कहाँ कहाँ है, डी का 2 इसमें देखिए डी का 4 है, इसमें डी का 2 है। अच्छा हाँ ये याद रखिएगा, ये ABCD, यहाँ पर भी ABCD ऐसे हैं। इसका मतलब पहले ही 2 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, निगलेक्ट हो गए। देन आफ्टर अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन को खोजेंगे कि हम लोग जैसे डाई कास्टिंग, सेल मोल्ड और CO2 का उपयोग करते थे। तो इनके लिए आप टिक करके बताइए कि हम लोग कौन सी कास्टिंग का उपयोग करेंगे, सेल मोल्ड कास्टिंग का करेंगे, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के लिए, या फिर किसी अनदर कास्टिंग के लिए करेंगे। तो इसके लिए आप लोग सर्च करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कराते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अगर ना सॉल्व हो तो ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा कि जब हम लोग डाई कास्टिंग का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर तुरंत याद होना चाहिए सोडियम सिलिकेट विथ सोडा पाउडर के साथ, है ना। तो इस तरीके से हम कास्टिंग करते थे। तो ये हमारा जो हो जाएगा डाई कास्टिंग, सोडियम सिलिकेट विथ सोडा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, रॉन्ग है, रॉन्ग। एक मिनट, सोडियम सिलिकेट नहीं, डाई कास्टिंग के लिए सोडियम सिलिकेट नहीं करते हैं। नॉन फेरस, जितने भी नॉन फेरस एलॉय होते हैं उनको हम लोग डाई कास्टिंग से कास्ट करते हैं। देन आफ्टर उसके बाद जब हम बात करेंगे सेल मोल्ड कास्टिंग का, तो जो सेल बनाते हैं
वो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का ही तो सेल बनाते थे, जिसे हम लोग पीओपी बोलते थे। तो यहाँ पर फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड हम लोग मैच कर देंगे और लास्ट का बचा हुआ आंसर अपने आप मैच हो जाएगा। मतलब ए का 3 बी का 1। तो यहाँ पे देखिए ए का 3 नहीं, ए का 3 यहाँ पे है, बी का 1, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इतने क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। ये क्वेश्चन भी आपका IES 2000 में आया हुआ है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट और गेट और ईएस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने कास्टिंग टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द occurrence rate tell is possible because। अब देखिए द occurrence rate tell is possible, तो जो रेट टेल हमारा बनता है वो मोल्टेन मेटल के फ्लूइडिटी की वजह से बनता है। चेक करते हैं क्या क्या कह रहा है। इसमें हमारा कह रहा है ऑप्शन ए कह रहा है सॉफ्ट रैमिंग ऑफ सैंड। अगर रैमिंग की सैंड की सॉफ्ट रैमिंग करते हैं तो भी वहाँ पर रेड टेल बनने के चांसेस होते हैं, मैंने रेमेडी में आपको बताया था। तो इस तरीके से ये पॉइंट इसका सही रहेगा। दूसरी बात कर रहा है कॉन्टिन्यूअस लार्ज फ्लैट सरफेस ऑन द मोल्ड। अगर बहुत बड़ी लार्ज सरफेस कॉन्टिन्यूअस प्रोवाइड करानी हो तो वहाँ पर भी कुछ लाइन और क्रैक से डिसाइड हो जाएंगे या दिखने लगेंगे, जिसे हम लोग रेट टेल बोलते हैं। तो ये बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, मतलब 2। तीसरा कह रहा है एक्सेसिव हार्डनेस ऑफ द मोल्ड। तो एक्सेसिव हार्डनेस से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर होगा 1 और 2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 और 2 IES 2016 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर दैट द फॉलोइंग मटेरियल्स आर यूजेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग डाई मोल्ड। अच्छा, जब डाई मोल्ड हम बना रहे हों तो उस समय जो हम निम्न मटेरियल को कंसीडर करेंगे वो किस मटेरियल को करेंगे? इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। मतलब अगर हम मेटेलिक डाई का यूज़ करें इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में तो प्रोसेस फॉर द पर्पज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जैसे हम लोग क्या करते थे, हम लोग अपना वैक्स का यूज करके स्लरी की कोटिंग करके एक स्लरी का पैटर्न बनाते थे। अब यहाँ पे स्लरी की जगह हम लोग किसका मेटेलिक डाई का यूज कर लें इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में और लार्ज प्रोडक्शन के लिए करें तो उस समय हमारा क्या होगा? ऐसे देखिए कौन कौन से मटेरियल के लिए ये सूटेबल होगा। एल्युमिनियम एलॉय के लिए भी ये सूटेबल होगा, मैग्नीशियम एलॉय के लिए भी सूटेबल होगा, ब्रास के लिए भी होगा एंड लो कार्बन स्टील इसके लिए भी होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4। तो ऑप्शन ए 2,3 1, 2, 3 1, 2, 4 3, 4 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी इज करेक्ट। IES 2016 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हॉलो कास्टिंग ऑफ नॉन सर्कुलर शेप एंड डिजायर्ड थिकनेस बाई। तो जब बाई परमानेंट मोल्ड विदाउट यूज ऑफ कोर। तो आपको मैंने बताया था कि जब परमानेंट मोल्ड बनाएं थिन थिकनेस का और मोल्ड को ना यूज करें तो तुरंत याद करिएगा कि वो स्लश कास्टिंग की बात करा। देखिए एक होता है सेल मोल्ड और एक होता है स्लश कास्टिंग। दोनों हम लोग थिन सेक्शन
थिन सेक्शन, लेकिन इसमें विथ मोल्ड होता है, सॉरी विथ कोर होता है, और इसमें विदाउट कोर होता है। तो यहाँ देखिए विदाउट यूज ऑफ कोर, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्लश कास्टिंग। ऑप्शन ए था डाई कास्टिंग, ऑप्शन बी स्लश कास्टिंग। जब स्लश कास्टिंग वाला लेक्चर देखेंगे तो वहाँ मैंने अच्छे से डिटेलिंग इसके बारे में किया हुआ है। ये भी IES का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये डिस्कस करते हैं। ये सारे ES के क्वेश्चंस मैंने उठाए थे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके सारे ES के क्वेश्चन हैं, देन आफ्टर गेट के हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम फॉर ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ राइजर इज मिनिमम इन केस ऑफ, है ना। तो जो हमारे सरफेस एरिया ऑफ राइजर V/A ऑफ राइजर मिनिमम कब होगा? जितना मिनिमम एरिया होगा उतना हीट को रिलीज कम करेगा, तो उससे राइजर का सॉलिडिफिकेशन टाइम सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, जिससे कास्टिंग पहले सॉलिडिफाई होगी, राइजर बाद में, ताकि राइजर लगातार लिक्विड को उसमें फीड देता रहे। तो मिनिमम सरफेस एरिया हम किसके लिए निकाले थे डेरिवेशन से? सिलेंड्रिकल के लिए या सिलेंडर के लिए। तो इस तरीके से राइजर का शेप कैसा होगा? सिलेंडर होगा। ऑप्शन ए था सिलेंड्रिकल राइजर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी आपके स्फेरिकल भी गलत हो जाएंगे, हेमिस्फेरिकल भी राइजर गलत हो जाएंगे, क्यूबॉइड। अच्छा, सिलेंड्रिकल में अगर स्फेरिकल राइजर हम लोग ले लें, बिल्कुल स्फेरिकल ले लें, स्फेरिकल मतलब डिस्क, तो भी वो सही नहीं होगा। तो इसके लिए आपका सिलेंड्रिकल राइजर सही आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसमें कह रहा है टॉप गेट, बॉटम गेट, पार्टिंग गेट एंड स्टेप गेट। जब हम लोग इतने गेट का यूज करेंगे, इतने गेट का यूज करेंगे, तो उस गेट का यूज करके यहाँ पे देखिए, अगर टॉप गेट यूज करेंगे तो इनमें से कौन सा मैच करेगा? हैवी एंड लार्ज कास्टिंग। पहले गेट बना दें, आपका चारों गेट यहाँ पे डायग्राम बना दें। देखिए ये हमारी कास्टिंग कैविटी होगी। अगर गेट यहाँ पे लगा हो, मान लीजिए यहाँ पे लगा हो तो बॉटम, और यहाँ पे लगा हो तो टॉप, और अगर इसके बीच में हमारी इस तरीके की पट्टी लगी हो तो इसे बोलेंगे पार्टिंग लाइन गेट, और अगर छोटे छोटे गेट कई सारे लगे हों तो उसे बोलेंगे स्टेप गेट। तो सभी गेट मैंने इस डायग्राम में शो कर दिया है। चेक करते हैं पहले टॉप गेट के लिए क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए। तो जब टॉप गेट के लिए मोल्टन मेटल आएगा तो ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स टर्बुलेंसी को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ देखिए टर्बुलेंसी थर्ड पॉइंट पे है, मतलब टॉप गेट का हमारा कौन सा मैच करेगा? 3 मैच करेगा। इट मीन्स यहाँ पे देखिए ए पे हमारा कौन सा मैच करेगा? 3 का मतलब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब अभी तक के लिए ए और सी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बॉटम गेट के लिए। जब हमारा ये बॉटम गेट लगा हो, ये सारे ब्लैक वाले ना लगे हों, केवल बॉटम गेट लगा हो, तो उस समय हमारा क्या होगा? तो उस समय देखिए क्या क्या दिया है, हैवी एंड लार्ज कास्टिंग। रॉन्ग, क्योंकि बॉटम गेट से मेटल ऐसे जाएगा तो ये मेटल इसे दबाता भी है, इसकी स्पीड को डाउन भी करता है। मोस्ट वाइडली यूज, नो। टर्बुलेंस, नो। अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट इज करेक्ट हो जाएगा। क्यों अनफेवरेबल होगा? क्योंकि इधर से मेटल जाएगा तो इधर से इसको कंप्रेस भी होना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका बी का 4 हो जाएगा। बी का 4 मतलब देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन आपका निगलेक्ट हो गया, मतलब आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। और मैच करा लेते हैं सी का 2। सी मतलब कौन सा था? पार्टिंग गेट। और 2 पे कौन सा है? मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड इकोनॉमिकल। जब इसे हम लोग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं
इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला टॉप गेट का फिनोमिना देगा, नीचे वाला बॉटम गेट का। तो ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है गेटिंग सिस्टम में, जब गेटिंग की डिज़ाइन हम लोग किए थे। तो इसलिए इसका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। चलिए अब बाकी जो लास्ट बचा हुआ है आपका, हैवी एंड लार्ज स्केल के लिए हम क्या करते थे, मल्टीपल गेट या स्टेप वाइज गेट का उपयोग करते थे, ताकि पूरी कास्टिंग आसानी से फिल हो सके। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न स्टेटमेंट को पढ़िए और आंसर दीजिए। स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है हॉट चैम्बर मशीन इज यूज्ड फॉर जिंक टिन एंड लो मेल्टिंग एलॉय। तो हॉट चैम्बर जब हम यूज करते हैं तो लो मेल्टिंग एलॉय के लिए यूज करते हैं, और कोल्ड चैम्बर हाई मेल्टिंग एलॉय के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये करेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि हॉट चैम्बर इज यूज्ड फॉर लेड टिन जिंक एंड लो मेल्टिंग एलॉय। तो 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो बी पहले ही हमारा इनकरेक्ट हो गया, सॉरी सी। ऐसे आंसर हम लोग सर्च करते हैं, मल्टीपल का आंसर है ना। अब बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा कह रहा है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कोल्ड चैम्बर मशीन इज यूज्ड फॉर डाई कास्टिंग ऑफ फेरस एलॉय। ये रॉन्ग कह रहा है। कोल्ड चैम्बर को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, लो मेल्टिंग एलॉय के लिए। नॉन, ये मतलब देखिए यहाँ पे कह रहा है ये डाई कास्टिंग में हम इसका यूज नहीं करेंगे। कोल्ड चैम्बर का यूज हम लोग लो मेल्टिंग एलॉय नॉन फेरस मटेरियल के लिए करते हैं, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, इस तरीके के मेटल के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देखिए अब दो जहाँ जहाँ भी हो उन सारे ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। 2 आपका कहाँ, ए में है, ये भी रॉन्ग हो गया, बी में है, ये भी रॉन्ग हो गया, और सी में है, ये भी रॉन्ग पहले से ही था। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका बिना कुछ सोचे ही करेक्ट हो गया। तो इस मेथड को हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, है ना। यूपीएससी सिविल सर्विस वाले इसी मेथड का फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें भी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आपका आता है, मल्टीपल चॉइस आता है, जिसे एमसीक्यू हम लोग बोलते हैं। तो अब सी का भी देख लीजिए, रैपिड कूलिंग रेट इन डाई कास्टिंग प्रोड्यूस हाई स्ट्रेंथ। जब रैपिड कूलिंग होती है डाई कास्टिंग में तो उसकी हाई स्ट्रेंथ मिलती है वर्क पीस की, और स्ट्रेंथ के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव करती हैं। तो ये तो मैंने पढ़ाया था। ये क्वेश्चन भी आपका IES 2000, ये IES 2011 में आया था, और ये वाला क्वेश्चन IES 2011 में ये भी आया था। आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल फ्रीजिंग टाइम T, वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग V एंड इट्स सरफेस एरिया A। तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया का स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटाएंगे तो एक थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट आएगा, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू KB अपॉन A का स्क्वायर। ऑप्शन A इज इनकरेक्ट, B इज ऑल्सो इनकरेक्ट, C इज करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि T इज इक्वल टू KB अपॉन A का स्क्वायर। भटकाने के लिए देखिए एग्जाम में दे दिया है A अपॉन B का स्क्वायर, ताकि आप कंफ्यूज में हो जाइए। ये भी ES 2011 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कास्टिंग प्रोसेस इज बेस्ट सूटेड टू मेक बिगर साइज होल। तो बिगर साइज होल बनाना हो तो हम लोग किसका यूज करते थे, तुरंत याद आना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का यूज करते थे, ताकि उसमें बहुत बड़े डायमीटर के पाइप को आसानी से
बना लिया जाए बिना कोर का यूज किए। तो ऑप्शन ए है डाई कास्टिंग, ऑप्शन बी है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ऑप्शन सी है सेल मोल्ड कास्टिंग एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट क्या है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। IES 2009 में आया हुआ है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द पैटर्न एडॉप्टेड फॉर दोज कास्टिंग वेयर देयर आर सम पोर्शन विच आर स्ट्रक्चरली वीक एंड लाइक टू ब्रेक बाय द रैमिंग फोर्स। तो जब हम पैटर्न बनाते हैं तो तुरंत आपको याद आना चाहिए कि अगर स्ट्रक्चरली वीक पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके का बने, जब हम लोग ऐसा स्ट्रक्चरल वीक पैटर्न हम लोग बनाते थे तो इस पैटर्न को बनाने के लिए हम लोग देखें, अब इस पर रैमरिंग करेंगे सैंड की तो ये स्ट्रक्चरली वीक है, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से संरचनात्मक कमज़ोर हैं तो ये रैमरिंग करते समय टूट जाएगा। ऐसे पैटर्न को स्ट्रक्चरली वीक पैटर्न कहते हैं, है ना, मतलब संरचना में वो कमज़ोर होते हैं। तो इन पैटर्न को क्या नाम देते थे, तुरंत याद आना चाहिए आपको, फॉलो। यहाँ पर एक फॉलो बोर्ड लगा देते थे जो इसको फॉलो करता था, इसी को बोलते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए लूज पीस पैटर्न रॉन्ग, फॉलो बोर्ड पैटर्न इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल, IES 2008 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गेट का। अब गेट का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ये है ग्रीन सैंड मोल्ड इंडिकेट दैट। ग्रीन सैंड मोल्ड क्या इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। वैसे ग्रीन सैंड मोल्ड में मॉइस्चर कंटेंट होता है, कितना परसेंट होता है, 6 to 8% होता है। तो चेक कर लेते हैं। पहला दिया है पॉलीमेट्रिक मोल्ड हैज बीन कड, रॉन्ग। मोल्ड हैज बीन टोटली ड्राइड, तब वो ड्राई सैंड कहलाएगा। जब मोल्ड टोटली ड्राई हो जाएगा तो वो ग्रीन सैंड नहीं, ड्राई सैंड कहलाएगा। सी ऑप्शन है मोल्ड इज ग्रीन इन कलर, रॉन्ग। कलर में ग्रीन थोड़े नहीं होगा, आपको लग रहा है कि ग्रीन होना चाहिए, नहीं। ये है मोल्ड कंटेन्स मॉइस्चर कंटेंट, ये मॉइस्चर कंटेंट होंगे और 6 to 8%। तो इस तरीके से इसे हम बोलेंगे ग्रीन सैंड। ये क्वेश्चन आपका गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2011 में आया हुआ था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टू स्ट्रीम ऑफ लिक्विड मेटल। तुरंत याद करिए कि जहाँ पर दो स्ट्रीम की बात करेगा वहाँ कोल्ड शट होना पॉसिबल है। अब आगे होगा या नहीं चेक करते हैं। टू स्ट्रीम ऑफ लिक्विड मेटल विच आर नॉट हॉट इनफ टू फ्यूज, जो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं हैं और फ्यूज नहीं होंगे। मतलब ऐसा होगा, एक मोल्टेन मेटल, देखिए ये मोल्ड कैविटी हो गई। मोल्टेन मेटल एक इधर से आएगा यहाँ तक और एक इधर से आएगा यहाँ तक, ये प्रॉपर आपस में फ्यूज नहीं हो पाएंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं कोल्ड शट। तो यही पूछ रहा है कि जिसमें सुटेबल कंडीशन, कहाँ गया, नॉट इनफ फॉर फ्यूज प्योरली रिजल्ट, क्या रिजल्ट देगा, कोल्ड शट देगा। जब प्रॉपर ये यहाँ पे आके मिक्स नहीं हो पाएंगे, फ्यूज नहीं हो पाएंगे ड्यू टू लोअर टेम्परेचर, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोल्ड शट। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका गेट 2009 में आया हुआ था। आगे डिस्कस किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इंजीनियरिंग मटेरियल इज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर हॉट कैम्बर डाई कास्टिंग। हॉट कैम्बर डाई कास्टिंग के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट ऑफ मटेरियल कौन सा होगा? तो लो मेल्टिंग एलॉय होते हैं और कोल्ड चैम्बर के लिए हाई मेल्टिंग एलॉय होते हैं। और लो मेल्टिंग एलॉय में कौन कौन से? लेड, टिन एंड जिंक होते हैं। ऑप्शन में मैच करते हैं। ऑप्शन ए दिया है लो कार्बन स्टील, गलत है। लो मेल्टिंग एलॉय होते हैं, लो कार्बन स्टील नहीं होते हैं। बी ऑप्शन है टाइटेनियम, नहीं होगा। सी ऑप्शन है कॉपर, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन टिन है, तो टिन इज करेक्ट, क्योंकि लेड टिन एंड जिंक को हम लोग किससे बनाते हैं? अपने हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हार्डनेस ऑफ ग्रीन सैंड मोल्ड इंक्रीज विथ, कब इंक्रीज करेगी? तो पहला ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट बियॉन्ड 6%, गलत। ग्रीन सैंड की हार्डनेस जब हम 6% मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाएंगे तो क्या उस समय बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, हार्डनेस आपकी वीक हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है इंक्रीज इन परमेबिलिटी, परमेबिलिटी भी बढ़ाएंगे तो भी इसकी हार्डनेस घटेगी। जब परमेबिलिटी घटाते हैं तब हार्डनेस इसकी बढ़ती है। नेक्स्ट ऑप्शन सी दिया है डिक्रीज इन परमेबिलिटी, तो ये सही कह रहा है, जब परमेबिलिटी घटाएंगे तब आपके सैंड की हार्डनेस बढ़ेगी, क्योंकि एयर स्केप नहीं हो पाएंगे, मॉलिक्यूल्स पास होंगे। तो इस तरीके से ग्रीन सैंड की हार्डनेस परमेबिलिटी घटाने पर बढ़ती है। ये भी क्वेश्चन आपका गेट 2003 में आया हुआ था। आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है चिल्स आर यूज्ड टू मोल्ड टू, चिल्स का यूज हम क्यों करते हैं? डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को अचीव करने के लिए। तो ऑप्शन ए दिया है अचीव डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब इनकरेक्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका गेट 2003 में आया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने सारे कास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को लगभग कंप्लीट किया और उसमें हम लोगों ने एसएससी, जेईई, अदर इंजीनियरिंग, गेट और आईईएस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो अब हम लोग अपने टॉपिक को यहाँ पे एंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।